नमस्ते दोस्तों। कक्षा 12वीं हिंदी 10वां जो गद्य है कारतूस, जिसके लेखक है हबीब तनवीर, जिसका साहित्य प्रकार है एकांकी। अगले भाग में हमने हबीब तनवीर जी का लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, एकांकीकार के रूप में, फिल्म अभिनेता के रूप में परिचय प्राप्त किया और बाद में एकांकी साहित्य स्वरूप जो है उसका हिंदी में उद्भव और विकास जिस प्रकार से हुआ, एकांकी किसे कहते हैं, उनकी चर्चा आगे के भाग में हमने पूर्ण की। आज के इस भाग में हम इस एकांकी का जो कथा सारांश है उस पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो एकांकी ये जो है कारतूस वह रंगमंचीयता की दृष्टि से श्रेष्ठ एकांकी है। तो कक्षा में उसे बच्चों के सामने उन्हीं में से पात्र चुनकर आप विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाए, वहीं उसका सही ढंग रहता है। पर हम होम लर्निंग एजुकेशन में आज की वीडियो में इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं, तो इसका कथा सारांश जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम मौका मिलेगा तो कक्षा में आप में से ही विद्यार्थियों में से पात्र चुनकर चयन करके वह रंगमंच की दृष्टि से कक्षा में ही उसका अभिनय जो है वह करवाएंगे। इस कहानी का एकांकी का जो प्रारंभ है उससे पहले, एकांकी प्रारंभ होने से पहले लेखक ने तख्ता लायकी का संकेत किया है, रंगमंचीयता का संकेत किया है। तख्ता लायकी का अर्थ होता है रंगमंच पर अभिनय जो किया जा रहा है उसका थोड़ा संकेत प्रारंभ में उन्होंने किया है। वह संकेत क्या है तो कि इस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, तो कि एक कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है और सवार। ये सवार जो है वह वजीर अली है, जो इस एकांकी के अंत में घोड़े पर सवार होकर सरपट घोड़ा दौड़ाए हुए आता है और कर्नल के खेमे में पहुंचकर उससे 10 कारतूस लेकर चला जाता है। तो सवार का नाम है वजीर अली। इस एकांकी को अभिनय करके हम कितनी समयावधि में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसका भी उल्लेख है कि करीबन 5 मिनट में उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ये जो है वह ज़माना कौन सा है, इस एकांकी की जो कथानक ली गई है उसका ज़माना कौन सा है, तो कि 1799 का समय ज़माना है, काल है। 1799 मतलब देश में अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका शासनकाल उस समय था और बंगाली नवाब मुग़ल जो है वह अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष में उतरे थे। कई नवाब ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ों से मिलकर ज़मीन जायदाद के लिए या सत्ता के लिए अंग्रेज़ों से मिल चुके थे, और कई ऐसे नवाब थे बंगाल के मुग़ल साम्राज्य के जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ज़माना 1799 का था और कंपनी शासन का ये समय था। स्थान कौन सा है और समय कौन सा है, तो कि समय जो है वह रात्रि का है। इस एकांकी का जो समय है वह रात्रि का है और स्थान जो है वह गोरखपुर के जंगल का कर्नल कालिंज का जो खेमा है उसका अंदरूनी हिस्सा इस एकांकी का स्थान है। खेमा का अर्थ होता है पड़ाव, छावनी भी कहते हैं कई लोग। तो कर्नल कालिंज का गोरखपुर का जो जंगल है उसमें ये अंग्रेज खेमा डाले हुए, वजीर अली को, सवार को पकड़ने के लिए सभी ने खेमा डाला हुआ है, पड़ाव डाला हुआ है, और उसका अंदरूनी जो भाग है वह इसका स्थान है इस एकांकी का। तो प्रारंभ में लेखक ने यह तख्ता लायकी का संकेत यहाँ पर प्रस्तुत किया है और बाद में इस एकांकी का कथानक प्रारंभ होता है।
तो एकांकी के प्रारंभ में ही कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है वह आपस में संवाद करते हैं। कर्नल कहता है कि जंगल की जिंदगी भी बड़ी खतरनाक होती है। पहले ही इस एकांकी का प्रारंभ कर्नल और लेफ्टिनेंट के संवाद से हुआ और कर्नल कहता है कि इस जंगल की जिंदगी भी बड़ी खतरनाक होती है। दोस्तों, खतरनाक इसलिए है कि जंगल में हिंसक पशु पक्षी होते हैं और जीवन के लिए जो अनुरूप जरूरी चीज़ें हैं वह प्राप्त करना भी मुश्किल होता है। और ये कर्नल, लेफ्टिनेंट, अंग्रेज सैनिक वजीर अली को पकड़ने के लिए कई समय से इस गोरखपुर के जंगल में घूम रहे हैं और खेमा डाले हुए हैं। तो कर्नल कालीन जी इसी बात का उल्लेख करते हैं कि यह जंगल की जो जिंदगी है वह भी बड़ी खतरनाक होती है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। यह वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं आ रहा है। क्या बात की उन्होंने लेफ्टिनेंट के कि हफ्ते हो गए, कई सप्ताह बीत गए हैं, यहाँ पर खेमा पड़ाव डाले हुए, छावनी डाले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वजीर अली जो है वह अभी तक हाथ में लगा नहीं है। वह अतिशयोक्तिपूर्ण विधान करता है कि यह जंगल में अब हफ्ते हो गए हैं खेमा डाले हुए, लेकिन अभी तक वजीर अली हाथ में नहीं आया है। पता नहीं ये आदमी है या भूत है जो हाथ ही नहीं लग रहा। भूत जो है उसे कई लोगों ने देखने का दावा किया होता है, लेकिन कभी भी हाथ आता नहीं है, कोई पकड़ पाता नहीं है। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण लेफ्टिनेंट बात करता है कि ये वजीर अली आदमी है या भूत जो हाथ ही नहीं आ रहा है। फिर कर्नल कहता है कि उसके अफसाने सुनकर तो मुझे रॉबिन हुड की याद आ जाती है। दोस्तों, रॉबिन हुड ये अंग्रेजी लोक कथाओं का एक नायक है। अंग्रेजी लोक कथाओं का एक नायक है। ये कथाओं में ऐसा दर्शाया गया है कि रॉबिन हुड जो है वह एक किसान का बेटा था। बाद में एक अमीर आदमी ने उससे उसकी जायदाद जमीन ले ली कपट से और उसे गरीब बना दिया। तो ये लोक कथा का यह नायक जो रॉबिन हुड है, बाद में उन्होंने कसम खा ली कि वे अमीरों की जायदाद को लूटकर गरीबों में बांट देगा। तो इस अंग्रेजी कथाओं में रॉबिन हुड जो है वह अमीरों से जायदाद उसकी धन संपत्ति जो है उसे चोरी कर लेता था और गरीबों में बांट देता था। तो कर्नल इसी बात का संकेत करते हैं कि इसके अफसाने का अर्थ होता है किस्से कहानियाँ, कि इसके किस्से कहानियाँ सुनकर तो मुझे रॉबिन हुड की याद आ जाती। उसके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ कूट कूट कर जो है नफरत भरी हुई है। वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ कूट कूट कर जो है वह नफरत भरी हुई है और उन्होंने कोई 5 महीने ही अवध पर शासन किया था, लेकिन इस 5 महीने में करीब करीब अंग्रेजों को उन्होंने वहाँ से बिल्कुल भगा दिया था और उसे निकालने में कामयाब भी हो गया था। दोस्तों, वजीर अली जो है वह वास्तव में अवध का जो शासक है, 5 महीने उन्होंने वहाँ पर शासन किया। मूल बात यह है कि वजीर अली जो है वह शुजाउद्दौला जो है उसका बेटा था और उसका सौतेला भाई आसिफउद्दौला था। अब आसिफउद्दौला जो है उन्होंने वजीर अली को कोई संतान न होने के कारण अपनी जो मिल्कत है अवध की उसका शासक बनाया, लेकिन आसिफउद्दौला का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था सादत अली। तो यह सादत अली जो है उन्होंने कपट से वजीर अली की जो मिल्कियत थी, शासन था अवध का, वह हथिया लिया था। तो इसलिए वह 5 महीने ही अवध में शासन कर सका होगा। उस समय में करीब करीब अंग्रेजों का जो प्रभाव था उसे नाकामयाब करने में वह कामयाब हो गया था।
तो इसी का यहाँ पर कर्नल जो है उल्लेख करते हैं कि 5 ही महीने उन्होंने अवध में शासन किया होगा, लेकिन करीब करीब वह अंग्रेज़ों को वहाँ से निकालने में कामयाब हो गया था। फिर लेफ्टिनेंट फिर से प्रश्न करता है कि कर्नल कॉलिंस, ये सआदत अली जो है वह कौन है? अब वे प्रश्न करता है, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए कर्नल से लेफ्टिनेंट जो है वह अलग अलग प्रश्न करता है और कर्नल उसके उत्तर देता है। तो कर्नल से वह प्रश्न करता है कि कर्नल कॉलिंस, ये सआदत अली जो है वह कौन है? तो कर्नल कॉलिंस कहते हैं कि आसिफउद्दौला का भाई और वजीर अली का दुश्मन है। अब आसिफउद्दौला का ये भाई है सआदत अली का। अब ये भी मैंने कहा कि दोस्तों कि शुजाउद्दौला जो है, अगर आप इतिहास में पढ़े हैं तो आपको पता है, शुजाउद्दौला का 2 बेटे थे, एक वजीर अली और दूसरा आसिफउद्दौला। अब मूल बात ये हुई कि उसका जो आसिफउद्दौला है उसका एक सौतेला भाई था जिसका नाम था सआदत अली। अब आसिफउद्दौला ने अपनी सारी जायदाद बेटा न होने के कारण किसको दे दी? तो कि वजीर अली। लेकिन सआदत अली खान को यह बात पसंद नहीं आई और वह अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया। आसिफउद्दौला का सौतेला भाई ये जो है उसका शासनकाल इतिहास में 1798 बताया गया और आसिफउद्दौला का जो शासनकाल है वह 1775 के आसपास का बताया गया। बंगाल का जो शासनकाल है उसमें अगर समयावधि की दृष्टि से बात करें तो आसिफउद्दौला का समयकाल 1775 है और उसका जो सआदत अली खान का जो समयकाल है वह 1798 बताया गया। तो यही बात यहाँ पर उल्लेख की है कि कर्नल कॉलिंस जो है वह कहते हैं कि आसिफउद्दौला का वह सौतेला भाई है और वजीर अली का दुश्मन है। असल में नवाब आसिफउद्दौला को कोई पैदाइश थी नहीं, लड़का था नहीं, तो उन्होंने अपनी जो मिल्कियत है वह वजीर अली की पैदाइश को उन्होंने दे दी, पर सआदत अली खान ने उसे उससे ले लिया कपट करके। तो लेफ्टिनेंट फिर से प्रश्न करता है कि सआदत अली खान को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? दोस्तों, सआदत अली खान जो है उसको अवध का तख्त मिला, उसमें अंग्रेज़ों का काफ़ी हिस्सा भाग था, उन्होंने उसका साथ दिया था क्योंकि सआदत अली खान जो है वह अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। इसके कारण अंग्रेज़ों ने और कंपनी के जो बड़े बड़े अफसर थे उन्होंने उसका साथ दिया। तो लेफ्टिनेंट यही प्रश्न करते हैं कि सआदत अली खान को अवध के तख्त पर कंपनी ने बिठाया तो उसमें मसलहत क्या थी? मसलहत अरबी फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गुप्त सलाह। उसमें गुप्त बात क्या थी कि जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उसे अवध के तख्त पर बिठाया और वजीर अली को उनसे बेदखल कर दिया। तो कर्नल कहता है कि असल में बात यह है कि सआदत अली जो है वह हमारा दोस्त है और ऐश पसंद आदमी है, मतलब ऐशो आराम से जीना चाहता है। वह अंग्रेज़ों का दोस्त है और ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमने आधी जायदाद जो थी, मुमलिकत जो थी, वह सआदत अली को दे दी और 10 लाख रुपये नगद। क्या किया सआदत अली ने? तो कि जैसे ही वह शासन पर अवध के तख्त पर बैठा तो उन्होंने अपनी आधी मुमलिकत का अर्थ होता है जायदाद, दौलत। मुमलिकत एक अरबी फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है जायदाद, दौलत। तो आधी जायदाद दौलत जो है वह उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों को दे दिया और साथ ही साथ 10 लाख रुपये नगद उन्होंने अंग्रेज़ों को दे दिए, जिसके कारण अब अंग्रेज़ भी ऐशो आराम से जीते हैं, वह भी मौज करता है और अंग्रेज़ भी ऐशो आराम से जीते हैं। तो दरअसल बात क्या हुई? उसको गुप्त बात क्या थी सआदत अली खान को अवध के तख्त पर बैठाने में? तो कि वह अंग्रेज़ों का दोस्त था और इतना ही नहीं, वह वजीर अली का दुश्मन था।
और दूसरी बात तो यह कि वह ऐश पसंद आदमी था, ऐशो आराम से जीना चाहता था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उससे मित्रता की और परिणामतः आधी मुमलिकत सादत अली खान ने अंग्रेज़ों को दे दी जायदाद और 10 लाख रुपये नकद दे दिया और अब वह ऐशो आराम से जीता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है ये वज़ीर अली जो है वह अफ़गानिस्तान के शाह जमा जो बादशाह है उनको हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए दावत दे रहा है। शाह जमा अफ़गानिस्तान का एक बादशाह है और दावत देना मतलब आमंत्रित करना। तो लेफ्टिनेंट ये कहता है कर्नल कॉलिंस के कि मैंने सुना है कि वज़ीर अली जो है वह अफ़गानिस्तान को उसका जो बादशाह है शाह जमा उसको हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित दावत दे रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वह अफ़गानिस्तान का अगर बादशाह शाह जहाँ आक्रमण करे और अंग्रेज़ों को अवध के तख्त पर से हटा दे तो अवध का जो तख्त है, सत्ता जो है, शासन जो है फिर से वज़ीर अली के हाथों में आ जाए। तो इसके कारण उन्होंने शाह जमा को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया ताकि अंग्रेज़ों के सामने उनको सहायता मिल सके वज़ीर अली को। कर्नल कहता है कि असल में बात यह है कि अफ़गानिस्तान को हमले की सबसे पहली जो दावत है, आमंत्रण जो है वह टीपू सुल्तान ने दिया था। दोस्तों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने सहायता प्राप्त करने के लिए बार बार बाहरी जो खास करके अफ़गानिस्तान के जो मुग़ल बादशाह थे उनको आमंत्रित किया था अपनी सहायता देने के लिए। तो सबसे पहल जो है वह टीपू सुल्तान ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए अफ़गानिस्तान के बादशाहों को आमंत्रित किया था, दावत दी थी। और इतना ही नहीं, दिल्ली भी बुलाया था। और उसके बाद फिर शमशुद्दौला नामक जो नवाब था उन्होंने आमंत्रित किया अफ़गानिस्तान के बादशाहों को। और तीसरे व्यक्ति वज़ीर अली थे जिन्होंने अपनी सहायता के लिए अफ़गानी बादशाहों को हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के सामने लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। तो असल में बात यह नहीं थी कि वज़ीर अली पहला व्यक्ति था जिन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए अफ़गानी बादशाहों को आमंत्रित किया हो, पर साथ ही साथ इनसे पहले भी टीपू सुल्तान और बंगाल का नवाब शमशुद्दौला जो है वह आमंत्रित कर चुके थे। फिर से लेफ्टिनेंट जो कहते हैं कि कौन शमशुद्दौला कौन है। अब वह प्रश्न करता है, शमशुद्दौला के बारे में वह नहीं जानता। वज़ीर अली और टीपू सुल्तान के बारे में लेफ्टिनेंट जानता था। तो कर्नल से कहता कि ये कौन शमशुद्दौला है। तो कर्नल इसका उत्तर देता है कि नवाब बंगाल का रिश्ते भाई और बहुत ही आक्रामक जाबाज व्यक्ति है वो। निस्बती का अर्थ होता है रिश्ते। तो बंगाल का जो नवाब है उसका वह रिश्तेदार भाई था और बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके मन में भी जो है वह क्रोध जो है वह भरा हुआ था। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि इसका मतलब तो ये कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर फैल गई है। जैसे कर्नल कॉलिंस बता रहे हैं वैसे हिंदुस्तान के जो बादशाह है मुग़ल साम्राज्य के, शमशुद्दौला है, वज़ीर अली है, टीपू सुल्तान है या अन्य कोई बादशाह, उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ और कंपनी के खिलाफ एक प्रकार की नफरत जो है वह बढ़ गई। कंपनी का अर्थ यहाँ पर लेना है ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और 1858 तक उन्होंने शासन किया और बाद में पूरा भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, उसका आधिपत्य अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह हिंदुस्तान पर शासन जमाने के लिए उन्होंने मूलभूत रूप से इन मुग़ल बादशाह जो कंपनी का हुक्म नहीं मानते थे उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था और शासन सत्ता जो है वह हासिल की थी। तो ये कंपनी से यहाँ पर अर्थ लेना है ईस्ट इंडिया कंपनी।
तो लेफ्टिनेंट जो है वह इसी बात का उल्लेख कर रहे हैं कि सुना है कि इसका मतलब तो यही होता है कि पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ जो है वह एक प्रकार का माहौल जो है वह लहर जो है वह फैल गई, मतलब अब उनके खिलाफ ये सभी के सभी जो है वह लड़ाई में जुटे हुए हैं। तो कर्नल कॉलिंस कहता है कि हाँ ये सही बात है, और अगर ये बात कामयाब हो गई, मतलब ये सभी कामयाब हो गए, तो हमने बक्सर और प्लासी के युद्ध में जो कामयाबी हासिल की है वह धरी की धरी रह जाए। दोस्तों बक्सर और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध जो है वह 1764 में हुआ था, तो उसमें भी अंग्रेज़ों ने जो है वह कामयाबी प्राप्त की थी। और इतना ही नहीं, प्लासी के युद्ध में भी अंग्रेज़ों ने जो है वह सत्ता कामयाबी मुग़ल साम्राज्य के या मुग़ल शासकों के खिलाफ प्राप्त की थी। तो वह कारनामे जो है वह इस बार अगर पूरे हिंदुस्तान के बादशाह एक हो गए और कंपनी के खिलाफ लड़ने पर उतारू हो गए, तो जो सत्ता, जो शासन, जो प्रसिद्धि कंपनी ने प्राप्त की है वह धरी की धरी रह जाएगी, और लॉर्ड क्लाइव के हाथों जो सत्ता हासिल की वह लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों कंपनी को खोनी पड़ेगी। तो लॉर्ड क्लाइव के हाथों जो शासन, जो सत्ता युद्ध करके कंपनी ने प्राप्त की थी, वह कर्नल कहता है कि वह लॉर्ड वेलेस्ली के समय काल में वह हमें खोनी पड़ेगी। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि इसका मतलब ये है कि वज़ीर अली जो है उसकी आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, अगर हमें किसी न किसी से किसी प्रकार से इस शख्स को अब गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट कहता है जिस प्रकार से कर्नल कॉलिंस वर्णन कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कंपनी और अंग्रेज़ों के खिलाफ जिस प्रकार से क्रोध जिस मुग़ल साम्राज्य में फैल रहा है, शासन में फैल रहा है, उससे तो लगता है कि अब हमें वज़ीर अली जो है वह बड़ा ही खतरनाक आदमी है और उसे किसी न किसी प्रकार इस शख्स को, शख्स का अर्थ है व्यक्ति को, गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक इस एकांकिका जो कथा सारांश है उसे समझा। अब अगले भाग में हम फिर से जो एकांकिका कथा सारांश रह जाता है उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।